ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका क्या था, इसमें आपके सारे एक्सटर्नल अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अकाउंट जो यहाँ पे आपका कंट्री का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या इंक्लूड नहीं करना है, आपको गवर्नमेंट के जो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। गवर्नमेंट के यहाँ पे जो लेन देन हो रहा है वो यहाँ पे किस किस प्रकार हो रहा था, वो हमने देखा कि वो यहाँ पे यूनियन बजट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, कंट्री का ओवरऑल नेशनली यहाँ पे जो आपका फॉरेन करेंसी है उसके अंदर यहाँ पे लेन देन किस तरीके से चल रहा है, वहाँ पे कितना जो हमारे पास हम कहते हैं ना कि यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रही है करेंसी की वैल्यू, डीवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है, आरबीआई यहाँ मार्केट से जो डॉलर्स हैं वो इसको खरीद रहा है, तो वो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे असेसमेंट चलता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी बेसिस पे तो चल रहा होगा, किसी लेन देन पे कुछ कैलकुलेशन चल रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक्सटर्नल अकाउंट होता है। एक्सटर्नल अकाउंट के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक तो आपका क्या होता है, आपका होता है करंट अकाउंट, और दूसरा आपका क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो हमें अब याद करो कि जो हमने यहाँ पे बजट वाले टाइम पे पढ़ा था, यूनियन बजट वाले टाइम पे हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट जो जो इसके इसमें जो दो अकाउंट्स रहते हैं, किसी को याद है कौन से अकाउंट्स रहते थे यूनियन बजट में? दो टाइप के अकाउंट्स रहते थे, क्वेश्चन भी आया था मेंस में इस बारी। आवाज आ रही है? उसमें भी कुछ कैपिटल करके। हाँ, कैपिटल अकाउंट, और कौन सा होता था रेवेन्यू। दूसरा, रेवेन्यू अकाउंट। भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर भूल गए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर मैं जब कैपिटल अकाउंट आपको एक्सटर्नल अकाउंट वाला पढ़ाऊंगी तो फिर यूनियन बजट वाला कैपिटल अकाउंट याद आएगा। इसीलिए कंसेप्ट क्लियर रखना है, क्लैरिटी रखनी है, और क्लैरिटी तभी आएगी जब रिवाइज करोगे ठीक से। ठीक है। यस मैम मैम, इसमें कैपिटल अकाउंट में यही होता था जब वो एसेट अपने इन्वेस्ट मतलब हाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करते थे तो उसमें कैपिटल का पैसा आता था, और हाँ, रेवेन्यू में जितने भी टैक्सेस होते थे उसका पैसा आता था। टैक्सेस का पैसा आता था, या फिर हम कहते थे कि कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ चल रहा है, जो डेली का रोजमर्रा का जो लेन देन चल रहा है वो यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट में चल रहा था। और कुछ एसेट क्रिएशन हो रहा है, कुछ अगर उस पैसे का लंबे समय तक के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है तो उसका हम क्या कह रहे थे, कैपिटल अकाउंट कह रहे थे। जैसे अगर आपने उसको रोड्स बनाने में लगा दिया तो मतलब वो लंबे समय तक आपका ट्रांजेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे टाइम के हिसाब से देख रहे थे कि यहाँ पे ठीक है, अगर डेली वाला ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे रेवेन्यू वाले में जा रहा था। ठीक है, उसी प्रकार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है किस किस टर्मिनोलॉजी में आता है, यहाँ पे यूज होती है करंट अकाउंट, और आपका यूज होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रेवेन्यू अकाउंट की बात करेंगे तो रेवेन्यू अकाउंट जो है यहाँ पे सरकार का अकाउंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फिस्कल, आपकी फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, याद है ना सब जो हमने डेफिसिट्स बात किए थे। तो रेवेन्यू अकाउंट में अगर कोई कमी आती थी तो वहाँ पे क्या होता था, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग डेफिसिट्स होते हैं, तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि ठीक है फिस्कल डेफिसिट किसका हिस्सा है, और फिर यहाँ पे जब हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे या करंट अकाउंट में देखेंगे इसमें जो डेफिसिट्स क्रिएट हो रहे हैं वो किस प्रकार से क्रिएट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं, करंट अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, देखो जब करंट अकाउंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दो कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ट्रेड अकाउंट। ठीक है, ट्रेड अकाउंट में क्या होता है, ट्रेड अकाउंट में सिर्फ यहाँ पे जो गुड्स को हम बेच रहे हैं, ठीक है, उन गुड्स से हमें जो पैसा लेन देन कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में उसकी वैल्यू होगी। हमें इसमें स्पेसिफिकली याद रखना है कि यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, तो ट्रेड अकाउंट वो रहेगा जिसके अंदर यहाँ पे सिर्फ गुड्स में जो हम यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे उसमें जो हम ये टैंजिबल गुड्स, मतलब जो टैंजिबल गुड्स का लेन देन कर रहे हैं उसके अंदर जो यहाँ पे लेन देन हो रहा है उसका जो पूरा अकाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट मेजर करा जा रहा है कि अच्छा ठीक है आपने इतना इंपोर्ट किया, आपने इतना एक्सपोर्ट किया, ऑयल हो चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स हो, ठीक है, कुछ भी हो यहाँ पे वो टैंजिबल हो, और उसको हम क्या कहते हैं, मेनली मर्केंडाइज।
मर्केंडाइज का मतलब होता है गुड्स। तो अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि यहाँ पे इट इज़ मेनली रिलेटेड विद द मर्केंडाइज ट्रेड या फिर गुड्स की ट्रेड, तो यहाँ पे ट्रेड अकाउंट का याद रखना है हमें कि आपका है किससे रिलेटेड, ओनली गुड्स से, नो सर्विसेज। अनुष्का यू आर ऑलवेज लेट। अब वो मेरा पूरा स्लाइड हट गया है। एनीवेज चलो, करंट अकाउंट में हम किसका, अब करंट अकाउंट में हम डील कर रहे थे, करंट अकाउंट में हम डील कर रहे थे किससे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रेड अकाउंट की। ट्रेड अकाउंट में यहाँ पे किसका यहाँ पे लेन देन हो रहा है, ओनली गुड्स, नो सर्विसेज। ठीक है, ओके। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बाहर से। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, और हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें चाइना से, तो वो भी हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो मेजरली कंट्री में क्या ट्रेंड रहता है, ये जो ट्रेड अकाउंट रहता है ये यहाँ पे किस में रहता है, डेफिसिट में रहता है। ठीक है, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हम यहाँ पे सामान मंगा रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं रैदर देन एक्सपोर्ट। समझ आया, अगर इंपोर्ट को मैं एम मानूंगी तो यहाँ पे ये इंपोर्ट जो है आपका ये जो आपका एक्सपोर्ट है और आपका जो इंपोर्ट है। ठीक है, अगर आप इन दोनों की यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, इनका यहाँ पे नेट वैल्यू निकालोगे, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव में रहेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाली क्वांटिटी इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को हम यहाँ पे कम कर रहे हैं। तो हमारा स्पेसिफिकली हम यहाँ पे इन सारे अकाउंट्स की बात करेंगे तो उसमें भी यहाँ पे करंट अकाउंट में जो आपका ट्रेड अकाउंट है, और ट्रेड अकाउंट में से भी जो आपका क्या है, गुड्स जो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारा ये पूरा डेफिसिट क्रिएट होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट, खैर अभी दूसरा अकाउंट बताती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, अब देखो, एक हो गई ट्रेडिंग की बात, एक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स की बात होगी, मर्केंडाइज की बात होगी। दूसरा आपका क्या कंपोनेंट आता है करंट अकाउंट में, दूसरा आपका कंपोनेंट आता है आपका इनविजिबल अकाउंट। ठीक है, इनविजिबल अकाउंट में आपका क्या आता है, अभी हमने यहाँ पे क्या छोड़ी, सर्विसेज छोड़ी, वो सारी सर्विसेज जो रहेंगी आपकी इसमें आ जाएंगी इनविजिबल में। आप यहाँ पे इनविजिबल से समझ सकते हो कि सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिख नहीं रही है। ठीक है, लेकिन उसका यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू है ना। हम यहाँ पे जैसे कि आपका यूएस ने आपका, या फिर आपका मान लो कि ब्रिटिश टेलीकॉम ने, ठीक है, उसने यहाँ पे आके बीपीओ खोला इंडिया में। ठीक है, और जिस भी तरीके से यहाँ पे आप इंडियंस अपनी सर्विस देके यहाँ पे, अगर यहाँ पे नेट इनफ्लो हो रहा है करेंसी का, तो वो क्या होती है, आपकी होती है सर्विसेज। ठीक है, कि आप यहाँ पे किसी के लिए काम करके पैसा कमा रहे हो। एनीवेज, तो यहाँ पे आपकी क्या इंक्लूड होंगी, नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी जो यहाँ पे इससे गुड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, सारी सर्विसेज को हम यहाँ पे बोलते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, तो आपकी सारी सर्विसेज किस में आ गई, इनविजिबल अकाउंट में आ गई, और ये इनविजिबल अकाउंट कहाँ पे है, करंट अकाउंट के अंडर आ रहा है। फिर सेकेंड कॉम्पोनेंट इसमें क्या आता है, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट इनकम। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे कोई कंपनी आ रही है, जैसे यहाँ पे एप्पल आई, या मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पे अनअकैडमी ही ले लो। ठीक है, अनअकैडमी को आपको पता है कि आजकल खूब सारी फंडिंग मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ से इनके पास फंडिंग आ रही है, यहाँ पे लोग इनके एफपीआईज में, एफपीआईज की मतलब कि यहाँ पे जब एफपीआई के फॉर्म में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है कंट्री में, तो उसका मतलब होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अनअकैडमी के यहाँ पे मटीरियल चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इनके शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि इसका इन्होंने शेयर खरीद लिया, यहाँ पे 5% इन्होंने क्या किया, अनअकैडमी का इन्होंने शेयर खरीद लिया। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इनको मिलेगा डिविडेंड।
ठीक है। उससे इनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अब देखो दो तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की इनकम हो सकती है, एक तो आपका इनफ्लो हो सकता है, एक आपका आउटफ्लो हो सकता है, ठीक है। आउटफ्लो किस तरीके से होगा, मतलब अब यहाँ पे कोई कंपनी आई, जैसे कि आप मान लो कोई भी यहाँ पे बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, उसने यहाँ पे इंडियन कंपनी, मैंने आपको एग्जांपल दिया अनअकैडमी के, यहाँ पे खरीदे शेयर्स, ठीक है। तो इसको मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पे शेयर्स में जो प्रॉफिट अमाउंट होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये डिविडेंड लेके ये जाएंगे वापस, ठीक है। तो ये एक तरीके का आउटफ्लो होगा, लेकिन ये किससे जनरेट हो रहा है, ये इनकम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से आ रही है, ठीक है। तो ये जो होगा इनफ्लो होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सरकार जो रहती है यहाँ पे जो डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर कभी कभी लगाती है टैक्स, जो फॉरेन एंटिटीज आ रही हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे इन पे क्या करेंगी, टैक्स लगाएंगी। वो भी जो आपका इनकम आएगा वो किस में आएगा, इनफ्लो में आएगा। इनफ्लो में मतलब कि यहाँ पे सरकार भी इसके ऊपर टैक्स लगा रही है, और वो जो टैक्स पे करेंगे तो किस में पे करेंगे, यहाँ पे फॉरेन करेंसी में, जो भी इनका यहाँ पे कन्वर्ट करके इन्होंने किया होगा वो फॉरेन करेंसी में देंगे। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकम जो रहेगी उसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये लोग शेयर्स में या कहीं पे इन्वेस्ट करके कितना इनकम कमा रहे हैं, वो जो इनकम रहेगी यहाँ पे, हम अभी एफपीआई और एफडीआई की बात नहीं कर रहे हैं कि एफडीआई यहाँ पे आप कंसिडर कर लो कि ये पूरा का पूरा एफडीआई का एलिमेंट, जितना वो पैसा लेके आ रहे हैं वो पूरा एलिमेंट जो है यहाँ पे करंट अकाउंट में आएगा। यहाँ पे डिफरेंस है, अभी हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसमें भी इनविजिबल की बात कर रहे हैं। जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो आपका किस में आ रहा है, वो आपका इनविजिबल में आ रहा है, ठीक है। ओके, अब दूसरा वैल्यू देखो यहाँ पे, प्राइवेट ट्रांसफर। ये समझ आया इन्वेस्टमेंट इनकम सबको? यस मैम। ओके। अब देखो यहाँ पे तीसरा इसका जो इसका कंपोनेंट है, पहले तो मैं आपको चार्ट बना देती हूँ ढंग से, वरना सब कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट अकाउंट में हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बात की ट्रेड अकाउंट की, और अब हम बात कर रहे हैं इनविजिबल्स की, इनविजिबल अकाउंट की, ठीक है। इसके अंदर हमने पहला यहाँ पे फैक्टर देखा था, यहाँ पे नॉन फैक्टर सर्विसेज, मतलब कोई भी सर्विसेज जो होंगी वो यहाँ पे इनविजिबल के अंडर आएगी। दूसरा हमने यहाँ पे देखा इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। तीसरा अब हम देखेंगे यहाँ पे जो आपके प्राइवेट ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। प्राइवेट ट्रांसफर से अब मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग आपस में पर्सनली जो आपके ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या भेजा, यहाँ पे इन्होंने भेजा रेमिटेंसेस। हमें पता है कि हमारा पूरा डायस्पोरा वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। डायस्पोरा का मतलब कि ठीक है, उसमें जो एनआरआई वाले लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सिटीजन्स हैं लेकिन वो बाहर रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। एनआरआई क्या है, यहाँ पे अपनी फैमिली को पैसा भेजते होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रेमिटेंस के फॉर्म में यहाँ पे जो पैसा आ रहा है वो भी आपका इनविजिबल वाली कैटेगरी में आएगा। उसके अंदर भी यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रांसफर्स हैं, ट्रांसफर्स का मतलब समझते हो ना, ट्रांसफर्स का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट, उसके बदले में आपको यहाँ पे कोई सर्विसेज या गुड्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब एक साइड का पेमेंट। जैसे कि पेंशन पे कर दी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। आप ऐसे ही ट्रांसफर कर रहे हो, पैसा बस दे रहे हो, ठीक है। दूसरा आपका क्या रहेगा, दूसरा आपके रहेंगे गिफ्ट्स, ठीक है। बाहर से लोग अगर यहाँ पे अपने लोगों को गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो गिफ्ट्स भी जो रहेंगे वो भी यहाँ पे इनविजिबल वाले अकाउंट में आते हैं, ट्रांसफर वाले सेक्शन में आते हैं, ठीक है। और फिर आपका तीसरा सेक्शन आता है ग्रांट्स। अब ग्रांट्स की मैं क्यों बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो ग्रांट्स का मतलब ही होता है, एड और ग्रांट में क्या डिफरेंस होता है, एक एड होती है, एक यहाँ पे ग्रांट होते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे टर्म्स आपने सुन रखी है। एड का मतलब होता है एक तरीके का यहाँ पे आप असिस्टेंस दे रहे हो, स्मॉल लोन, ठीक है। और आपका ग्रांट क्या रहता है, एड भी आपका एक तरीके का किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप दे रहे हो। लोन्स क्या होते हैं, लोन्स आपको चुकाने पड़ते हैं वापस, ठीक है। और ग्रांट्स क्या रहते हैं, ग्रांट्स की मतलब आपने यहाँ पे फ्री में पैसा दे दिया, ठीक है, किसी भी असिस्टेंस के लिए।
समझ आया? ग्रांट्स क्या होते हैं, आपको यहाँ पे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ये आप ये यहाँ पे दे रहे हो उस कंट्री में। जैसे कि अगर यहाँ पे यूएस और चाइना जाके यहाँ पे लोन्स देते हैं, ठीक है, तो चाइना क्या करता है, यहाँ पे लोन्स देता है ना, यहाँ पे श्रीलंका को यहाँ पे ग्रांट नहीं देता है, ये यहाँ पे जाके क्या देगा, लोन्स देगा, ठीक है। एड असिस्टेंस, एड मतलब हेल्प, ठीक है, तो वही एड और लोन एक ही चीज़ होती है। हेल्प को हम एक उसमें बोलते हैं कि आप लोन ही दे रहे हो, तो लोन देते हैं। अगर ग्रांट देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपने पैसा दे दिया, उसको आपको वापस नहीं करना है, ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट जो हैं आपके किस में आ रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसफर्स में आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक यहाँ पे फैक्टर रहता है, उसको हम बोलते हैं क्विड प्रो को, ठीक है। ऐसा मतलब ये ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज में भी ये यूज़ करा जाता है, क्विड प्रोको। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्विड प्रोको होनी चाहिए। क्विड प्रोको का मतलब होता है कि आपको इसके बदले में कुछ ना देना हो, ठीक है। जैसे अभी मैंने बात की ना, ग्रांट के बदले में आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना, ये आपके पास फ्री का पैसा है। गिफ्ट्स भी जो आपको, गिफ्ट्स का मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे अपने बर्थडे पे किसी से गिफ्ट लूंगी तो मैं उसको कहूंगी कि हाँ ठीक है तुम इसके पैसे ले लो मुझसे, नहीं, ऑब्वियसली अगर वो गिफ्ट है तो मतलब यू डोंट नीड टू पे बैक, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब क्या हुआ, वो उसने अपने घर पे पैसा भेजा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, क्विड प्रोको। इसका मतलब ही होता है कि बदले में आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है। समझ आया ये सब? यस मैम। ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे बात की करंट अकाउंट की, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा ट्रेड अकाउंट, और यहाँ पे हमने देखा इनविजिबल अकाउंट, ठीक है। अब ये अकाउंट जो रहता है, ज़्यादातर क्या होता है कि ये यहाँ पे अकाउंट रहता है डेफिसिट में, ठीक है। और ये अकाउंट जो रहता है आपका रहता है सरप्लस में, ठीक है। जनरल ट्रेंड बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे एकदम से ये डायनेमिक चीज़ें रहती हैं, लेकिन मेजरली ये पैटर्न रहता है। देखो सरप्लस यहाँ पे रहता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंट्री जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और बाहर भी आपकी बहुत पॉपुलेशन है, एनआरआईज जो है यहाँ पे कनाडा में है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में है, हर जगह पे हैं, ठीक है। तो आपके रेमिटेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इंडिया इज़ द हाईएस्ट रिसीविंग, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिसीव करता है रेमिटेंसेस को। तो उसकी वजह से यहाँ पे कौन सा अकाउंट यहाँ पे आपका सरप्लस में रहता है, इनविजिबल वाला अकाउंट जो रहता है अंडर करंट अकाउंट, ठीक है, अंडर करंट अकाउंट। तो ये क्या रहता है, यहाँ पे सरप्लस रहता है। और ये ओवरऑल अकाउंट जो रहता है, ये यहाँ पे किस में रहता है, ये यहाँ पे डेफिसिट में रहता है। ऐसा क्यों रहता है कि यहाँ पे डेफिसिट में रहता है ये ओवरऑल अकाउंट, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट रहता है गुड्स वाला, इनका ट्रेड वैल्यू ज़्यादा रही होगी, ठीक है, रेदर देन ये वाली जो पूरी अमाउंट निकल के आता है। ओवरऑल जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी नेगेटिव वैल्यू आती है, क्योंकि हमारा ये वाला जो कंपोनेंट है ये बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है वो यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू जो रहती है आपकी होनी चाहिए इतनी कि आपका कंट्री उसे झेल पाए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2% तक है, 3% तक है, तो फिर भी यहाँ पे 2% 3% किसके, यहाँ पे ऑफ जीडीपी के, ठीक है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट वाली जो वैल्यू रहती है परसेंटेज में रहती है ऑफ द जीडीपी। ये होती है थोड़ी सी टॉलरेबल लिमिट कि 2% तक अगर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है तो कंट्री फिर भी बैलेंस्ड रहेगी, इतना ज़्यादा उसका हाल ख़राब नहीं होगा कि आईएमएफ से जाके लोन लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैनेजेबल कोटा में यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपको पता है फिस्कल डेफिसिट भी रहता है, ठीक है, और हमारा क्या रहता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी रहता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ओवरऑल डेफिसिट पूरा। ओवरऑल डेफिसिट इन व्हाट, बजट एस्टिमेट्स, जो बजट एक्सपेंडिचर और बजट आप रेवेन्यू आप जो अर्न कर रहे हो, ठीक है, बजट में आपने जो किया था ओवरऑल, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट रहता है, यहाँ पे भी डेफिसिट रहता है और करंट अकाउंट में भी हमारा डेफिसिट रहता है, जो हम व्यापार करते हैं उसमें भी डेफिसिट। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ट्विन डेफिसिट,
ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म होती है अगर किसी देश में यहाँ पे पाए जाते हैं दोनों डेफिसिट, वहाँ पे यहाँ फिस्कल डेफिसिट भी पाया जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी पाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस कंट्री में ट्विन डेफिसिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये वाला कंपोनेंट एटलीस्ट यहाँ पे मैनेजेबल लिमिट में आपको रखना चाहिए, 2% तक इज मैनेजेबल। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट समझ आया सबको? यस मैम। ओके, ठीक है। अब मुझे ज़रा एक क्वेश्चन बताओ, with reference to the balance of payment which of the following constitute the current account? अभी मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बताया है, लेकिन आई होप कि स्मार्टली ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। मैम B 2 and 3। अच्छा, मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगी तो फिर आप लोग फिर कहोगे कि अरे हमें तो ये स्मार्टली गेस कर लेना चाहिए था। मैम ऑप्शन डी। नहीं। मैम अच्छा, ऑप्शन मैम डी। मैम क्योंकि मैम 1 and 3 ऑप्शन सी। अच्छा अच्छा, मैंने अभी जो पढ़ाया उसमें मैंने फॉरेन एसेट्स की बात करी। नो मैम, आपने सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल। हाँ, अब मैंने सिर्फ बात करी यहाँ पे ट्रेड अकाउंट की बात करी, मतलब मैंने यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करी, गुड्स में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर बैलेंस की बात करी। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स की बात करी, ये दोनों अकाउंट की मैंने अभी बात की थी। तो हमें पता है कि 1 और 3 तो बिल्कुल आंसर है। तो 1 और 3 किस में है? अगर 3 इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, 3 इसमें है लेकिन इसमें 1 नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें 1 और 3 है लेकिन इसमें क्या है? 3 नहीं है। 3 तो हमें पता है ना है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, तो अब समझ आया, हमें आधी बातें इसमें नहीं भी पता है। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट अभी नहीं पढ़ाया है तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन से ये सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए, मैंने इतना रिवीजन कर रखा होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे याद रहे कि इनविजिबल वाला कहाँ पे आता है, वो करंट अकाउंट में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करोगे। अब ये कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, यहाँ पे जो है थोड़ा सा लॉजिक लगा के बिल्कुल क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये समझ आ गया ना? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम कैपिटल अकाउंट देखते हैं। इनमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन इसको मैं अभी एक चार्ट भेज दूंगी, ठीक है, और चार्ट उसको रिवाइज करते रहना। जब भी इससे क्वेश्चन करोगे, जब भी टेस्ट दोगे, जब भी रिवाइज करोगे, फटाफट आधा पेज का ये चार्ट देखा, और इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी रहनी चाहिए। एनीवेज, अब हम देखते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट आता है, जो बहुत ही फेमस है, आपका कौन सा होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होता है हमारा? एक तो हमारा एफपीआई होता है, एक हमारा क्या होता है? एफडीआई होता है। ठीक है, देखो एफपीआई क्या होता है? जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। देखो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है फॉरेन करेंसी का, ये बताओ मुझे। कोई बताओ, इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो ये होता है जब हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी ज्यादा आती है। हाँ, ठीक है, और आउटफ्लो होता है कि हमारा ये सब जो फॉरेन करेंसी जो है वो यहाँ पे लेके भाग गए, बाहर हो गए। ठीक है, आउटफ्लो हो गया उसका। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे आउटफ्लो और इनफ्लो की बात होगी तो आपको किससे लिंक करना है? फॉरेन करेंसी से लिंक करना है। इंडियन रुपी का कोई काम नहीं इसमें, मतलब इंडियन रुपी का यहाँ पे रिलेट नहीं करना है। आपको कहना है कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो की बात होती है। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला वो है कि अगर न्यूज़पेपर में देखोगे आउटफ्लो हो गया तो मतलब समझ जाना कि फॉरेन करेंसी आउटफ्लो की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, वैसे तो लिखेंगे भी कि हाँ ठीक है फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफपीआई है। एफपीआई क्या करता है? यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिविडेंड कमाने के लिए क्या करता है, यहाँ पे कोई भी इससे अच्छी कंपनी लगेगी, उसे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, तो वहाँ पे जाके ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसके इंस्ट्रूमेंट्स में जाके इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि उनका बॉन्ड हो गया, बॉन्ड से पैसा कमाने के लिए। ठीक है, फिर उनके शेयर्स हो गए,
ठीक है। इन सबसे पैसे कमाने के लिए वो क्या करते हैं, उनके यहाँ पे मतलब हमारे स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ पे BSE में आपकी कंपनीज हैं, 30 कंपनीज हैं, ठीक है। फिर निफ्टी में आपकी कंपनीज हैं, यहाँ पे 50 कंपनीज हैं, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगी जब हम वो पढ़ेंगे, मार्केट, स्टॉक मार्केट वगैरह पढ़ेंगे, तो इसमें भी क्लैरिटी से बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके ये लोग इन्वेस्ट करते हैं इनकी कंपनीज में। अब ये जो कंपोनेंट रहता है, जैसे ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिरा तो इनको लगता है कि हमारा पैसा तो डूब गया, अब क्या करो, लेके भागो कंट्री से, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट रहता है, FPI का जो कंपोनेंट आता है या इससे रिलेटेड जो फॉरेन करेंसी आती है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, ये यहाँ पे स्टेबल नहीं रहती है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में FPI आना जो रहता है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल कंपोनेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटी मार्केट्स में, और वहाँ पे जाके स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, यहाँ पे जाके ये इन्वेस्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में। ऑन ग्राउंड ये लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑन पेपर दे एग्जिस्ट फॉर ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। अब FDI क्या रहता है, ये यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी की शेयर्स की बात नहीं करता है, ये उस कंपनी को पूरा इस्टेब्लिश करने की बात करता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर टेस्ला आएगी तो टेस्ला अपना क्या करेगी, पूरा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस लगाएगी, ठीक है। तो ये FPI नहीं होता है, यहाँ पे इसके शेयर्स ये ऑटोमेटिकली ओन कर लेगा क्योंकि इसी की कंपनी होगी, ठीक है। तो फॉरेन विदेशी कंपनी जब आके यहाँ पे सेटअप होती है, या फिर मिलके ये लोग पार्टनरशिप में यहाँ पे कोई कंपनी लगा रहे हैं इंडियन यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के साथ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम FDI, ठीक है। अब ये बाहर से जब आते हैं, ये क्या लेके आएंगे, ये ऑब्वियसली ये यहाँ पे होगा फॉरेन करेंसी का इनफ्लो। इस केस में भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब FDI आता है, अब टेस्ला ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पूरा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस लगा दिया, तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज कर देती है, ठीक है, तब भी यहाँ पे टेस्ला के लिए बहुत मुश्किल रहेगा कि वापस जाके अपनी कंट्री में दोबारा जा पाए, ठीक है। लेकिन FPI क्या होता है, फटाफट अपने बॉन्ड तोड़ो, सिक्योरिटी तोड़ो, स्टॉक अपने शेयर्स बेचो फटाफट और भाग जाओ। लेकिन FDI वाले जो हैं यहाँ पे पूरा ग्राउंड पे जाके ये लोग पूरा अपना सेटअप करते हैं, पूरा कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये स्टेबल लिमिट, ये स्टेबल रहता है, और इसमें आउटफ्लो जो रहता है वो थोड़ा सा चेक्ड रहता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाला कंपोनेंट रहता है, ठीक है। तो FPI और FDI का इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि क्या होते हैं दोनों, और ये दोनों किस में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में वैसे ही चीज़ें आएंगी जो थोड़ी सी लंबे समय तक के लिए टिकती हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब FPI में ऐसा भी नहीं है कि आज आया और कल चला गया, ठीक है। तो एकदम इमीडिएट वाला नहीं देखना, लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ पे इन रिलेशन टू दी ट्रेड की बात करें, तो ट्रेड आपकी तभी होगी जब पैसे का यहाँ पे लगातार फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है ना कि गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड जो है करंट अकाउंट में चल रहा है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे रोज चेंज हो रही है वैल्यू। ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझ आ गया, फर्स्ट कॉम्पोनेंट। यस मैम। मैम FPI स्टेबल नहीं होगी और हाँ, FDI जो होगी वो स्टेबल होगी। FDI एकदम स्टेबल होगी, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि FDI हमारे कंट्री में आए। FPI तो आता रहता है, ये तो खूब आता है, मतलब आप यहाँ पे इंडिया में क्या करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू भी पैसा आ जाता है, जाके सिंगापुर, जिसको हम बोलते हैं डबल ट्रिपिंग। डबल ट्रिपिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या क्या, अंबानी ने बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक है, ब्लैक मनी कमाया, और उसने वहाँ पे जाके विदेश में कोई कंपनी, यहाँ पे शेल कंपनी बना दी। शेल कंपनी मतलब पेपर पे कंपनी, कोई नकली कंपनी। अब उस शेल कंपनी को बोला, यहाँ पे सिंगापुर में वो थे, उनको बोला कि तुम जाके इंडिया में यहाँ पे पैसा लगाओ। तो यहाँ पे जब ये पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, वो सब होते हैं, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे यहाँ पे ये इंडिया का पैसा बाहर जाके घूम के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो FPI जो है ये थोड़ा सा वॉलेटाइल रहते हैं, और थोड़ा सा मतलब मनी का सोर्स यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ रहता है, एनीवेज, ठीक है। लेकिन हम अगर यहाँ पे, अब आप कहोगे कि FPI यहाँ पे अगर इतना गड़बड़ रहता है, वहाँ से पैसा आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्यों हम उसको अलाउ करते हैं। देखो, हम अलाउ इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास एटलीस्ट किसी भी फॉर्म में आ रहा है, तो फॉरेन करेंसी तो हमारे पास आ रही है ना, और बहुत ज़्यादा जो हमारा पूरा सेंसेक्स है और जो हमारा स्टॉक मार्केट चलता है वो इसी की बेसिस पे चलता है, वो सब क्रैश हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको जो है इसको यहाँ पे मना नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम बैलेंस करते हैं विद द FDI एंड अदर, उसको रिस्क को हम यहाँ करते हैं डाइवर्सिफाई, ठीक है। ओके, चलो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा हो गया।
यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब हम सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं। सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमारा होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है, यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट को यहाँ पे लोन लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट को यहाँ पे लोन लेना है। हमने देखा था ना कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे बोरोइंग से 40% अपना रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे चला रही है ना, 36% था ना। तो वो अगर यहाँ पे बोरोइंग करनी है उसे विदेश से, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पे क्या करना है, उनको विदेश से जाके लोन लेना है। ठीक है, मे बी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बाहर जो आपका लोन का जो रेट चल रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सही आसान किस्तों पे आपको लोन मिल रहा हो। कुछ भी आपका जो फॉरेन जो आपका इशूअर है, ठीक है, वो आपको आसानी से लोन दे रहा होगा, तो लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करेंगे। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कमर्शियल बोरोइंग मतलब उधार ले रहे हो आप, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स होती हैं। ठीक है, और कोई इसका मतलब नहीं है। ये जो लोन रहता है ये आपका क्या रहता है, हार्ड लोन रहता है। हार्ड लोन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बात की कि यहाँ पे जो इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो यहाँ पे गवर्न किस तरीके से होगा, यहाँ पे जो मार्केट रहेगी, जिस तरीके से लोन की डिमांड रहेगी, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो यहाँ पे गवर्न रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हार्ड लोन बोलते हैं। ओके, ठीक है, अब ये हो गया आपका ईसीबी, मतलब आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। फिर आपके तीसरा कंपोनेंट जो है वो आता है ओके फिर हमारा तीसरा कंपोनेंट आता है यहाँ पे एनआरआई के डिपॉजिट्स। ठीक है, अब देखो हमारा रेमिटेंसेस अलग होता है। रेमिटेंसेस हमारा कहाँ जा रहा है, करंट अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, हमारा एनआरआई की डिपॉजिट्स कहाँ जा रहे हैं, वो हमारे जा रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने हमारे जो एफसीआरओ वाले अकाउंट्स थे, ठीक है, वो इन्होंने खोले हुए थे, याद आ रहा है, हमने अकाउंट्स की बात की थी, फॉरेन अकाउंट्स की, वो इन्होंने खोले हुए हैं इंडिया में। मान लो कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, कोई एनआरआई इन्वेस्टर है, वो इंडिया में आया है, उसको यहाँ पे कोई फिर से यहाँ पे कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ अकाउंट तो खुलेगा ना, तो वो यहाँ पे एनआरआई जो है यहाँ पे डिपॉजिट करेगा इस अकाउंट में, एसबीआई के अकाउंट में। आप मान लो उसने डिपॉजिट किया, अब वो जब यहाँ पे लाएगा तो जब उसके पास बाहर से जब वो आएगा तो उसके पास डॉलर्स होंगे, तो वो डॉलर्स जाके एसबीआई में देगा। ठीक है, और वो एनआरआई अकाउंट्स जो हमने देखे थे यहाँ पे वो उसमें जाके डिपॉजिट कर देगा। अब वो वाले जो अकाउंट्स हैं वो कहाँ पे आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम तक यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ओके, फिर आपका क्या आता है, फिर आपके आते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक तो हमने एक्सटर्नल असिस्टेंस देखी, हमने एक्सटर्नल लोन्स देखे, अब आपकी क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस की जैसे कि हमारा वर्ल्ड बैंक से जो हमें ग्रांट्स जो हमें लोन्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब याद रखना कि ग्रांट्स कहाँ जा रहे हैं, ग्रांट्स हमारा जा रहा था करंट अकाउंट में। ठीक है, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं देना था, जिसको हमने बोला था क्विड प्रोको। ठीक है, अगर वो क्विड प्रोको नहीं है, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है, तो वो लोन में आएगा, और वो लोन वाला कंपोनेंट किस में जाएगा, एक्सटर्नल असिस्टेंस में, मतलब कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये लोन्स क्या होते हैं, ये लोन्स रहते हैं सॉफ्ट लोन। हार्ड लोन कौन से रहते हैं, जो यहाँ पे मार्केट में गवर्न हो रहे हैं, जिनके रेट्स जो है यहाँ पे मार्केट के हिसाब से रेगुलेट हो रहे हैं। ठीक है, और सॉफ्ट लोन क्या होते हैं कि यहाँ पे कोई आपकी डेवलपिंग अथॉरिटी है, डेवलपिंग बैंक है, वो आपको एक आसान किस्त पे लोन दे रही है, या फिर मैंने यहाँ पे साइन कर लिया है इंडिया और यूएस के बीच में कोई बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, या फिर यूएस ने बोला है कि हम इतना असिस्टेंस देंगे इंडिया को, तो वो सब क्या रहते हैं। या फिर जापान को, आपको पता है ना, जापान से हमारा क्या आता है, ओडीए आता है। ठीक है, जापान से जो लोन्स आते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओडीए। तो ओडीए जो आते हैं जापान से, वो भी यहाँ पे अगर मेट्रो के लिए उन्होंने लोन दिया था, तो उसमें ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट उनका होता है ऑलमोस्ट 1% 2%, इतना ही इंटरेस्ट रेट वो लोग लगाते हैं। और वो भी क्या होते हैं, यहाँ पे 20-25 साल के लिए वो होते हैं कि 20-25 साल में आराम से हमारा लोन चुकाओ और मेट्रो बनाओ अपनी। ठीक है, तो जापान से काफ़ी ईजी टर्म्स में लोन आता है, वैसे ही वर्ल्ड बैंक का भी लोन रहता है। ठीक है, काफ़ी इजी टर्म्स में लोन आते हैं। ये सारे जो इजी लोन्स रहते हैं
तो इनको आप क्या बोलोगे, सॉफ्ट लोन। ये सॉफ्ट लोन्स जो हैं आपके असिस्टेंस में आते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंट, बाहरी असिस्टेंस में, समझ आ रहा है ना, असिस्टेंस, एड, ठीक है। फिर ये हो गया आपका असिस्टेंस, इतना समझ आ गया, यही मेन कंपोनेंट्स हैं इसके। ठीक है, समझ आ गया ना, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोग को? ओके, स्क्रीन तो दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब कि आपके जो सॉफ्ट लोन्स आ रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपको कोई असिस्ट कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ये क्या होती है, ये आपके होते हैं सॉफ्ट लोन्स, ठीक है। एक हमने हार्ड लोन देखा, वो भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आता है, और आपके सॉफ्ट लोन्स जो हैं वो भी आपके कैपिटल अकाउंट में आते हैं। फिर हमने देखा कि जो ग्रांट्स रहते थे वो कहाँ पे आते थे, करंट अकाउंट में आते थे, ठीक है। तो ये आपका था ये वाला कैपिटल अकाउंट वाला कंपोनेंट। फिर एक लास्ट होते हैं कि कुछ और अदर पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कस्टम्स जो रहता है, कस्टम्स में कुछ गड़बड़ी हुई, ठीक है, बाद में जो इनके कुछ ना कुछ एरर्स हुए, इनके इनके ट्रेड में यहाँ पे कुछ कुछ भी यहाँ पे एरर आपका रहता है, कुछ भी जो फालतू के पेमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। तो ये मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और अदर पेमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे हम देखें जो यहाँ पे एफडीआई रिलेटेड जो पैसा आता है वो सब कहाँ पे यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ, उसके बाद फिर हम इस पे कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़े एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है। एक्सटर्नल अकाउंट हमने दो टाइप के पढ़े, एक तो हमने पढ़ा करंट अकाउंट और एक हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब करंट अकाउंट के अंडर हमने पढ़े कौन सा, ट्रेड अकाउंट पढ़ा, और एक हमने पढ़ा इनविजिबल अकाउंट, ठीक है। ट्रेड अकाउंट में हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा जो भी हम गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेनली हमारा क्या, मर्केंडाइज, मर्केंडाइज का हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये हमारा कौन से में रहता है, ये हमारा डेफिसिट में रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने इनविजिबल में क्या पढ़े, हमने यहाँ पे आपके जो नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं, ठीक है। फिर आपके दूसरे आपने क्या पढ़े, यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट की इनकम आ रही थी, इन्वेस्टमेंट की इनकम जो थी, ठीक है। फिर हमारा तीसरा कंपोनेंट क्या था कि हमारे जो प्राइवेट ट्रांसफर थे वो आ रहे थे वो, ठीक है, वो भी आपके किस तरीके के थे, या आपका रेमिटेंस आ रहा हो, ठीक है। दूसरा आपका क्या था कि आप यहाँ पे बाहर के लोगों से गिफ्ट ले रहे हो या फिर आप भेज रहे हो कोई। फिर आपका क्या था, यहाँ पे ग्रांट्स थे, हमने देखा कि यहाँ पे जो आपके वर्ल्ड बैंक से आपको ग्रांट मिला या फिर यूएस ने कोई ग्रांट दे दिया, ठीक है, जो हमें पे बैक नहीं करना है, ये हम क्या कह रहे थे, ये होने चाहिए क्विड प्रो को, ठीक है, जिनके बदले में आपको कुछ नहीं देना है। ये हमारा क्या हो गया, करंट अकाउंट हो गया। इनविजिबल अकाउंट में आपका क्या रहता है, सरप्लस रहता है, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों का अगर हम देखें और इसका पॉजिटिव देखें तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो यहाँ पे बड़ी है फ्रॉम दी दिस पॉजिटिव वैल्यू, इसीलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो मेजरली रहता है वो यहाँ पे क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है, यहाँ पे डेफिसिट में रहता है। फिर हमने बात करी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट में हमने सबसे पहला कंपोनेंट हमने देखा यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हमने दो प्रकार के देखे, एक तो हमने एफपीआई देखा जो वॉलेटाइल रहता है, और एक हमने देखा एफडीआई, ठीक है, जो यहाँ पे मोर स्टेबल है। फिर हमने देखा सेकंड यहाँ पे कंपोनेंट आपके जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स थे, ठीक है, जो हम बाहर से उधार ले रहे हैं, ये क्या थे, हार्ड लोन थे,
तीसरा क्या थे? तीसरे थे आपके जो NRI के डिपॉजिट्स आ रहे थे, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आपका क्या था? फोर्थ पॉइंट था आपकी जो एक्सटर्नल असिस्टेंस आ रही थी, ठीक है। ये क्या थी? आपके सॉफ्ट लोन थे, ठीक है। तो ये हमने कंपोनेंट पढ़े थे। और फिर हमारा ये जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, ये क्या रहता है? ये यहाँ पे सरप्लस में रहता है। समझ आया सबको? समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो इसमें से अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब हम इस अकाउंट का पूरा यहाँ पे जो लेन देन हुआ है उसको जोड़ दें कैपिटल अकाउंट से, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, ठीक है। अब क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? अगर यहाँ पे आपका हुआ क्या, यहाँ पे मान लो कि कोई भी कंपोनेंट की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट आया पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे आपकी क्या आ रही है? सरप्लस वैल्यू आ रही है, ठीक है। समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? सरप्लस होगा। इन दोनों में इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे हमारा ज्यादा वैल्यू आ रही है। सरप्लस का मतलब क्या है? कि हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज है, यहाँ पे इनफ्लो जो है यहाँ पे ज्यादा है, फॉरेन करेंसी यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आप सरप्लस मान लो, मैं एग्जाम्पल मानती हूँ कि यहाँ पे आता है 10 बिलियन, 10 बिलियन का फॉरेन करेंसी जो है एक्सेस में हमने कमाया, ठीक है। पॉजिटिव को तो मैं कमानी बोलूंगी ना। तो ये 10 बिलियन कहाँ जाएगा? यहाँ पे RBI आएगी, RBI इसको कहाँ रखेगी? फॉरेक्स में रखेगी, ठीक है। फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। समझ आया? यस मैम। यस मैम। ये जो पूरा ट्रांजैक्शन BOP का यहाँ पे निकालने के बाद एक्स्ट्रा पैसा जो बचता है वो RBI जाके डिपॉजिट करती है फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। तो हम जहाँ पढ़ते हैं कि आपके जो आपका फॉरेक्स जो है वो आपका 349 बिलियन डॉलर हो चुका है, ठीक है। तो वो आपका कैसे आ रहा है? वो ऐसे नहीं आ रहा कि लेन देन तो हम फॉरेन करेंसी में रोज करते हैं, उसमें से भी यहाँ पे सरप्लस में अगर पैसा बचता है तो उसको हम डालते हैं, ठीक है। ओके। अब मान लो कि यहाँ पे आपका क्या हुआ? यहाँ पे आ गया नेगेटिव, मतलब हम यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में चले गए, क्या नेगेटिव में चले गए, मतलब आपका क्या हुआ? डेफिसिट हुआ। तब क्या होगा? यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको फॉरेन करेंसी देनी है भाई, ठीक है। तो अब ये फॉरेन करेंसी कहाँ से लाओगे? तब आपने जो यहाँ पे ये फॉरेक्स बना रखा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके जो हैं उसमें से आप माइनस कर दोगे। मान लो कि मुझे 5 बिलियन डॉलर का यहाँ पे डेफिसिट हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ से मैं अपने RBI जो है यहाँ पे फॉरेक्स से 5 बिलियन डॉलर निकालेगा और वो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल डाउन करेगा, ठीक है। समझ आया? जैसे कि देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव में आ रहे हैं तो क्या होगा? ये RBI यहाँ से फॉरेक्स से पैसा निकालेगा, फॉरेक्स से पैसा लेके ये आपका क्या होगा? रिजर्व यूज होगा। समझ आ रहा है? यस मैम। देखो अब ये मैंने यहाँ पे देखा करंट अकाउंट है मेरे पास, इसमें क्या है? माइनस में पैसा है। हमने देखा कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्या है? आपका पॉजिटिव में पैसा है। अब मैं जब इन दोनों को जोड़ूंगी तब मेरे पास क्या आएगी? 62 इज अ ग्रेटर वैल्यू देन ये 45। तो मैं जब इन दोनों को जोड़ूंगी तो यहाँ पे सरप्लस में पैसा आएगा, मतलब हमने यहाँ पे पैसा कमाया है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव में रहेगा। वही अगर यहाँ पे उल्टा हो जाए, -62 हो जाए और प्लस आपका क्या हो जाए? 45 हो जाए, तो मैं यहाँ पे पैसा गवाया है, -30 मेरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सरप्लस जो है आपका जो फॉरेक्स है रिजर्व में से आपको पैसा देना पड़ेगा वापस करने के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका कहानी इसकी रही। ये समझ आया सब कुछ? ये क्या मैंने अभी मतलब आपको बताया ये सब आ गया ना? यस मैम। ओके। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो कि अब आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा, मतलब अब हमने कैपिटल अकाउंट भी पढ़ लिया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हमारा किस में जाएगा? करंट में जाएगा। फिर फॉरेन एसेट की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, ठीक है।
इनविजिबल यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे करंट में जाएंगे। करेंट अकाउंट। फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स आपके काय में होते हैं, फॉरेक्स में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से तो कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है, वो आपके रिजर्व्स होते हैं, उसको लेन देन में बैलेंस ऑफ पेमेंट उससे आप कहीं पेमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, अच्छा फॉरेक्स में क्या क्या आता है ये बताओ। रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें रोज यहाँ पे आपका चेंज होता है कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो उसमें हमेशा टेबल बनी होती है फॉरेक्स में। मैम फॉरेंसी रहता है, एसडीआर रहता है हम्म और एक और ठीक है, बस एक और देखो रहता है। 4 चीज़ें होती हैं फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, एक आपका सबसे पहले होता है क्या, एक सबसे पहले होता है आपका फॉरेन करेंसी ऑफ कोर्स। ठीक है, सेकंड आपकी चीज़ क्या होती है, आपका जो होता है गोल्ड। ठीक है, कंट्री में गोल्ड कितना है, आरबीआई के पास गोल्ड कितना है, जिसको यहाँ पे हमने देखा था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। हमें याद है ना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता था जिसको यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड रखना था, उसी को यहाँ पे गिरवी रख के हम यहाँ पे पैसा प्रिंट कर रहे थे, है ना। मिनिमम रिजर्व सिस्टम याद है सबको, नहीं? यस मैम। मैम ठीक है, तो वही गोल्ड की बात हो रही है, आरबीआई वाले गोल्ड की। फिर तीसरा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में क्या आता है, आपका आता है आरटीपी, मतलब रिजर्व ट्रांसपोजिशन। क्या था, हमने कल पढ़ा था ये, रिजर्व ट्रांस क्या होता था, एसडीआर। रिजर्व ट्रांच होता था जो आपका एसडीआर होता था, प्लस ये आपका 25% जो आपका पूरा टोटल कोटा होता था। ठीक है, उसका 25%। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली एसडीआर तो होता है, एसडीआर भी आता है, एसडीआर अलग से कंपोनेंट आता है। ठीक है, लेकिन आप सारा जो यहाँ पे पैसा रख रहे हो कोटा में 25% जो मैंने आपको बताया था, वो सब एसडीआर में तो नहीं रख रहे हो। सब कुछ वहाँ पे मैंने बताया था कि वहाँ पे हाईली एक्सेप्टेबल करेंसी में भी आप अपना 25% का कोटा जो यहाँ पे था उसको पूरा कर सकते थे। हमने कोटा में आईएमएफ के क्या पढ़ा था, हमने कोटा में पढ़ा था यहाँ पे 25% एक रहता है, एक 75% रहता है। 75% आप अपनी इंडियन करेंसी में पे कर सकते हो, 25% आप फॉरेन करेंसी पे करें, चाहे आप एसडीआर से कंप्लीट करो या फिर आप क्या करो, यहाँ पे जो हाईली एक्सेप्टेबल करेंसी पे करो। ठीक है, तो ये एसडीआर कंपोनेंट चौथा कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे। और ये टोटल आएंगे जो आपने रिजर्व में पैसा बाहर भेज दिया, कहाँ पे भेज दिया, यहाँ पे आईएमएफ में भेज दिया, वो क्या रहेगा यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यहाँ पे पार्ट रहेगा, हमारे रिजर्व का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो एसडीआर भी कंपोनेंट है, प्लस यहाँ पे एसडीआर प्लस जो आपका 25% में और इंक्लूड कर रहा होगा उसको हम रिजर्व ट्रांच बोले थे या फिर गोल्ड ट्रांच बोले थे। ठीक है, तो वो आपका क्या रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज में रहेगा। समझ आया सबको? क्योंकि अब इस ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये क्या क्या इंक्लूड होता है, इसका रेशियो भी पूछते हैं, रेशियो मतलब इनका पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग भी पूछते हैं कि यहाँ पे कितना आपका फॉरेन करेंसी में रहता है और कितना आपका इसमें रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपका कंपोनेंट रहता है इनमें, आप रिजर्व में आपका सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसका होगा, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी का होगा। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी के बाद जो सबसे ज़्यादा इंडिया पे रहता है वो क्या रहता है, गोल्ड। अब हमें कंफ्यूजन होती है कि आरटीपी बड़ा होता है कि एसडीआर बड़ा होता है, तो लॉजिकली सोचो कि क्या बड़ा होगा। एसडीआर। हम इतने अमीर नहीं है, हम पे एसडीआर नहीं है इतने। ठीक है तो हमारे लिए जो एसडीआर है वो कम रहेंगे। आरटीपी ठीक है, होगा। हम गरीबी, हम हाँ हमारे पास दूसरी करेंसीज ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आरटीपी जो है वो हमारा रहता है। ठीक है, आरटीपी ज़्यादा रहता है, और मतलब ये जो आरटीपी रहता है ये 3 टाइम्स रहता है हमारा ऑलमोस्ट ऑफ दिस एसडीआर। अगर ये 1400 के आसपास रहेगा, ठीक है, 1400 यहाँ पे मिलियन के आसपास रहेगा, तो यहाँ पे ये रहेगा करीब यहाँ पे 4900 कुछ के आसपास। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना। ओके, मैम थर्ड पॉइंट प्लीज एक बार फिर से। थर्ड पॉइंट क्या श्वेता? वही रिजर्व ट्रांसपोजिशन। क्या होता है रिजर्व ट्रांच? यस मैम, मुझे कंफ्यूजन हो रहा थर्ड और फोर्थ में। ओके ओके, देखो हमने कोटा पढ़ा था आईएमएफ में। आईएमएफ में आपको जैसे आप सीआरआर रखते हो ना बैंक में, आपको कंपल्सिवली आपको 4% अपना रखना होता है कि भाई बैंक फेल हो जाए तो कम से कम
उस CRR का पैसा लिक्विडेट करके बैंक को फेल होने से बचाया जाए। उसी प्रकार से कंट्री कहीं फेल हो जाए, कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट ये जो हम बात कर रहे हैं फेल हो जाए, तो उसमें क्या होगा, उसके लिए भी यहाँ पे क्या होती है, हर कंट्री जाके रिजर्व में पैसा रखती है ये IMF के पास, ठीक है। अब यहाँ पे कोटा किस तरीके से डिसाइड होता था, एक कोटा होता था यहाँ पे कि कितना पैसा आपको रखना है, ठीक है। एक अमाउंट इन्होंने 10,000 बिलियन जो है यहाँ पे डिसाइड कर दिया। उस 10,000 बिलियन का अमाउंट में जो 25% रहेगा, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, आप SDR खरीद के दोगे। आप SDR के फॉर्म में दे सकते हो पूरा ये 25%, या फिर आप क्या करोगे, SDR अगर आपके पास कम है तो आप उसको यहाँ पे कंपनसेट करोगे विद दी हाईली एक्सेप्टेबल करेंसी, ठीक है। जैसे आपके पास और कोई करेंसी हो गई तो वो आप उसको यहाँ पे दे दोगे। दूसरा आपका क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो SDR में क्या है ना पंगा, कि यहाँ पे डॉलर का रेशियो ज़्यादा है, हो सकता है आपके पास जापानीज येन ज़्यादा हो, ठीक है, तो उससे आपको SDR तो नहीं मिलेगा, है ना। तो SDR का थोड़ा यहाँ पे सिस्टम अलग है, SDR में अलग अलग वेटेज में आपकी करेंसीज हैं, तो हो सकता है SDR इतना फ्लेक्सिबल नहीं है खरीदने के लिए, उसके लिए आपके पास डॉलर्स ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास हाईली एक्सेप्टेबल करेंसी भी है तो वो भी आप इस 25% के कोटा में जाके रख सकते हो। दूसरा 75% जो बचता है उसको क्या करते हो, आप इंडियन रुपी में जाके सबमिट कर देते हो, ठीक है, समझ आ गया ये। अब ये वाला जो कंपोनेंट है वो भी यहाँ पे रिजर्व का यहाँ पे रहता है, और ये जो प्लस इन दोनों को यहाँ पे मिला के हम क्या बोलते हैं, ये 25% वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं रिजर्व ट्रांच या फिर गोल्ड ट्रांच, ठीक है। UPSC में पूछा है कि गोल्ड ट्रांस किससे रिलेटेड है, तो वो हमें याद रखना है कि RBI कह रही हूँ, इससे IMF से रिलेटेड है, ठीक है। अब समझ आ गया, यस मैम। ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अगर यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करती हूँ मैं, क्लोज्ड इकोनॉमी की, तो क्लोज्ड इकोनॉमी में स्पेसिफिकली कौन सा अकाउंट क्लोज्ड रहेगा, कहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी नहीं रहेगी। चलो वो मैं कन्वर्टेबिलिटी पहले आपको बता देती हूँ, ये कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है। अच्छा कन्वर्टेबिलिटी आपको कहाँ पे चाहिए होगी और कहाँ पे नहीं चाहिए होगी, ये बताओ मुझे। मैम मैम जहाँ ओपन इकोनॉमी होगी वहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे फॉरेन करेंसी बाहर से आएगी। हाँ अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, करंट अकाउंट को फुल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि आज़ादी की मेरे पास जितना यहाँ पे इंडियन रुपी है उसको मैं कन्वर्ट कर पाऊँ डॉलर में, येन में, रेनमिनबी में, जिसमें भी कन्वर्ट करना हो फॉरेन करेंसी में उसको कन्वर्ट कर पाऊँ, उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेबिलिटी। फिर हमारी बात आती है करंट अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी और कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी। तो कौन सा जो है यहाँ पे, इनमें पूरी यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए कि आप इसमें जितना यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में बदलना हो बदल लो, और जितना इसमें कैपिटल अकाउंट में बदलना हो बदल लो, ठीक है। तो किस में यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम होनी चाहिए, बताओ मैम सोच के। मैम एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर दो। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे समझे। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके पास INR को, इंडियन रुपी को चेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए पूरी आज़ादी है कि आप इसको यहाँ पे डॉलर में चेंज करो, चाहे आप इसे येन में चेंज करो, या आप पाउंड में यहाँ पे चेंज कर लो, ठीक है, और या फिर यूरो में चेंज करो। तो यहाँ पे कन्वर्टेबिलिटी के अगर मुझे पूरी आज़ादी देनी होगी तो मैं किस अकाउंट में यहाँ पे आज़ादी दूंगी, करंट अकाउंट में आज़ादी दूंगी या फिर कैपिटल अकाउंट में आज़ादी दूंगी कन्वर्टेबिलिटी की। करंट अकाउंट अपन कैपिटल आपने बोला हम अच्छा कैपिटल में। अच्छा कैपिटल में करंट आप में याद देंगे। करो कि FPI है, अगर मैंने यहाँ पे आज़ादी दे दी तो यहाँ पे आउटफ्लो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ भी क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जितना इन लोगों ने पैसा लगा रखा है, ठीक है, एकदम से आउटफ्लो हो जाएगा अगर कुछ यहाँ पे क्राइसिस की सिचुएशन आती है। अभी तो चलो गवर्नमेंट यहाँ पे एक परसेंटेज तक ही अलाउ करती है कि इतना ही परसेंटेज आपका आ सकता है। मान लो कि यहाँ पे चाइना आके FPI के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करता है और फिर वो क्या करता है, वो लेके भाग जाता है पैसा वापस, तो यहाँ पे तो पूरी आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, क्योंकि आपका फॉरेन करेंसी क्या है, यहाँ से बाहर निकल गया है, आपकी करेंसी एकदम गिर जाएगी। समझ आया? यस मैम।
तो अगर यहाँ पे करंट अकाउंट में आपने पूरी तरीके से कन्वर्टेबल बना दिया तो ये इकोनॉमी जो है यहाँ पे काफ़ी डेंजरस सिचुएशन में आ जाएगी जब तक हम डेवलप कर रहे हैं एटलीस्ट। हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी इतनी स्टेबल नहीं है, इसको आपको स्टेबल रखना पड़ता है ताकि हमारे प्रॉपर एक्सपोर्ट हो पाए, है ना। और अगर यहाँ पे डॉलर की बात करें तो डॉलर देखो बहुत स्टेबल करेंसी है, हार्ड करेंसी है। तो यहाँ पे आप कितना भी लोग बोलो, यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू पे कुछ नहीं गिरने वाला, चाहे इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आए चाहे ना आए, तो बहुत थोड़ा असर पड़ता है क्योंकि डॉलर में ही आपका रेगुलर ट्रेड हो रहा है। लेकिन इंडियन रुपी जो है यहाँ पे आपकी ग्लोबलाइज करेंसी नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे सही से रहे, है ना। अब करंट अकाउंट में क्या है, यहाँ पे जब आपके एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं तो करंट अकाउंट में एलपीजी रिफॉर्म्स में आपका क्या होता है कि 93 के बाद, 1993 से 1994 के बाद आपका क्या होता है, इसको ये लोग रेगुलेट करते हैं, फुल्ली यहाँ पे कन्वर्टेबल बना देते हैं किसको, ट्रेड अकाउंट को, कि जितना चाहे ट्रेड करो। तुमको यहाँ पे चाइना से सामान मंगाना है, तुमको यहाँ पे चाइना में एक्सपोर्ट करना है, जितना भी आपको यहाँ पे आईएनआर को कन्वर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, इसको फुल्ली कन्वर्ट कर दो। इस ट्रेड अकाउंट का मतलब है माइनस सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपका क्या किया, 94 तक इन्होंने क्या किया, ट्रेड अकाउंट को यहाँ पे फुल्ली कन्वर्टेबल कर दिया। उसके बाद 94 से 95 के बीच में इन्होंने क्या किया, इस पूरे अकाउंट को, पूरे करंट अकाउंट को यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। क्या आपने सोचा है कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं कुछ भी, तो गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, यहाँ पे 200% टैक्स लगा देगी, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं कहते ना कि यहाँ पे आप इंपोर्ट मत करो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये करंट अकाउंट जो है यहाँ पे फुल्ली कन्वर्टेबल है, समझ आ रहा है, 100% कन्वर्टेबल है। क्वेश्चन बहुत बारी पूछा है कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबल है पूरा या फिर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबल है, ठीक है। तो करंट अकाउंट जिसमें रोज लेन देन हो रहा है, ट्रेड यहाँ पे आसानी से हो पाए, इसीलिए से फुल्ली कन्वर्टेबल रखा गया है, ठीक है। समझ आया नहीं आया? यस मैम। बाकी सबको भी आया? आयुष? यस मैम। ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हम करेंगे ग्रेजुअल कन्वर्जन, हम एकदम से इसे नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल कन्वर्जन है, कुछ अमाउंट तक ही यहाँ पे जो है पैसा जो कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे एक कमेटी बनाई थी 97 में, बहुत फेमस कमेटी है, उसको हम बोलते हैं तारापोर कमेटी, ठीक है। तारापुर कमेटी याद रखना, ये यहाँ पे किससे रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी से यहाँ पे रिलेटेड है तारापुर, ठीक है। ओके, तो ये पार्शियली कन्वर्टेबल है, फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। तो ये यहाँ पे इनकी मेन चीज़ें थी। ठीक है, समझ आया इसमें? अब देखो एक आध क्वेश्चन करो। बैलेंस ऑफ पेमेंट represents a better picture of the country's economic transactions with the rest of the world than balance of trade। ये क्या कह रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट assertion और रीजन है, और ये 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएससी का। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो यहाँ पे एक अच्छी पिक्चर बताता है, मतलब एक ज़्यादा ब्रॉडर पिक्चर बताता है कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैन बैलेंस ऑफ ट्रेड वाली जो हमारा रिप्रेजेंटेशन रहता है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, असर्शन हुआ, मतलब ये स्टेटमेंट है। रीजन देखो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सचेंज ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स वेयर एज द बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट। बताओ आंसर इसका क्या होगा? मैम assertion रीजन दोनों सही है। बाकी सब बताओ। असर्शन रीजन सही है या नहीं है, या दोनों गलत हैं, या क्या है? क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? ऐसे ही क्वेश्चन Yes, पूछेंगे ma'am. यूपीएससी में, ठीक है। तो समझ नहीं आए तो पूछना है, और अगर आ गया है तो आंसर करना है। यस मैम, बरोबर है। बराबर है ना? दोनों। बाकी सबको बराबर है कि नहीं? यस मैम। ओके,
तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों अकाउंट्स आते हैं, करंट अकाउंट भी आता है और कैपिटल अकाउंट भी आता है, ठीक है। करंट अकाउंट का हिस्सा होता था ट्रेड अकाउंट और एक इनविजिबल अकाउंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहेगा वो इन सब का यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन देगा, लेकिन जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड रहेगा उसके अंदर हम किसको यहाँ पे काउंट कर रहे थे, ओनली गुड्स को कर रहे थे, ठीक है। मतलब आपके विजिबल्स को यहाँ पे काउंट कर रहे थे। लेकिन हमारा तो ये हमारा स्टेटमेंट रहा कि ये सही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल सबको यहाँ पे बताएगा, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट, अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। ऑब्वियसली यहाँ पे जो ट्रेड अकाउंट का यहाँ पे जो भी विजिबल इनविजिबल जो भी इन दोनों का यहाँ पे करंट अकाउंट का रहेगा वो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल रहता ही है। तो यहाँ पे ये रीजन जो रहेगा वो यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी में अच्छा, ये क्लोज्ड इकोनॉमी से मुझे याद आया कि जब भी हमारा करंट अकाउंट रहता है और हमारा कैपिटल अकाउंट रहता है, ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो जब भी हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हम मेजरली बात करते हैं कि वहाँ पे एफडीआई अलाउड नहीं है, एफपीआई अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं, अगर वो क्लोज्ड इकोनॉमी है तो हम बोलेंगे कि वहाँ का जो कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पे कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ पे फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसका करंट अकाउंट जो है वो पार्शियली या फुल्ली कन्वर्टेबल होगा, ठीक है। इंडिया में क्या क्राइसिस हुई थी, बीओपी क्राइसिस, वो यही हुई थी कि हमें खरीदना था तेल, लेकिन हमारे पास इनफ्लो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से आता ही नहीं था, हमने यहाँ पे अपने कैपिटल अकाउंट को बंद कर रखा था, तो हमारे पास तो ना एफडीआई था ना एफपीआई था, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसको ओपन अप करते हैं एलपीजी रिफॉर्म में, तब क्या होता है, हमारे पास एफडीआई आते हैं, एमटीवी आता है, बाकी सारे चैनल्स आते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता था, उससे पहले तो दूरदर्शन देखा जाता था, है ना। फिर बाहर से आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई वगैरह आता है, फॉरेन करेंसी आती है, ये फॉरेन करेंसी से आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्ट करते हो, जो करंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा था फिर आप अपने जाके ऑयल खरीदते हो, ठीक है। समझ आया, अगर यहाँ पे क्लोज्ड इकोनॉमी है तो मतलब आपका कैपिटल अकाउंट से उसका मतलब है। हम इसका एग्जांपल नॉर्थ कोरिया होगा। हाँ, नॉर्थ कोरिया जो है यहाँ पे ऑयल अपना जो भी डेली का सामान है, ग्रेन्स हैं, वो सब खरीद रहा होगा, है ना। लेकिन उसका एक्सचेंज रेट जो है वो मार्केट उस पर नहीं होगा, वो यहाँ पे फॉरेन करेंसी से लेन देन सिर्फ जितना उनको सामान की ज़रूरत होती होगी उसी में करते होंगे। कैपिटल अकाउंट कोई जाके यहाँ पे आप कहो गूगल जाके इन्वेस्टमेंट करे नॉर्थ कोरिया में, तो वहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना क्लैरिटी के साथ। ओके, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, यस मैम। मैम ऑप्शन डी। यहाँ पे इन्होंने इसमें भी इंक्लूड किया है, यहाँ पे मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल, यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स इसका फिस्कल पॉलिसी से रिलेशन है। ओनली एक्सपोर्ट्स टेक्स प्लेस, तो आपका सरप्लस में हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या बता, मोस्ट अप्रोप्रिएटली आपका क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं हो रहे हैं। ये आपका ओवरऑल उसमें की और भी ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, करंट अकाउंट जो है यहाँ पे ये भी इन्होंने पूरा कन्वर्टेबल नहीं रखा है, ठीक है। तो ये देखो इजी, थोड़ा सा बेसिक इजी लेवल का क्वेश्चन है। मैंने आपको थोड़ा सा और एक्सेस में जाके बताया कि अगर स्पेसिफिकली बात करनी हो तो कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी जो है यहाँ पे थोड़ी सी बाधित की जाती है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आएंगे बताओ, अभी मैंने बताए थे। चार चीज। कौन से फॉरेन करेंसी आएगी, ठीक है, एसडीआर आएंगे, लोन्स आएंगे। नो मैम। तो जहाँ पे भी लोन्स आपको वैल्यू दिखे, लोन्स हैं यहाँ पे, नहीं आएंगे। फिर आपका ऑप्शन डी। हाँ, लोन्स देखो यहाँ पे यस भी मैम, है, ऑप्शन बी। ठीक है, एलिमिनेट कर लोगे। अब यहाँ पे नहीं पता होगा तो लोन्स तो हमें पता है कि बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आपका फॉरेन करेंसी गोल्ड और आरबीआई के एसडीआर और आपका रिजर्व ब्रांच आरटीपी, ठीक है। अब आप हाँ, वेरी गुड आयुष। ओके, कैपिटल अकाउंट में आपका क्या क्या आएगा, फॉरेन लोन्स, एफडीआई, प्राइवेट रेमिटेंसेस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। गलत नहीं होना चाहिए। इसके ऑप्शंस देखो, इनमें से एक को एलिमिनेट करना है आपको, है ना। 3 है तो मतलब आपको क्या एलिमिनेट करना है, एक एलिमिनेट करना है। अब एक गलत एलिमिनेट करो, क्या है, 1 2 मैम ऑप्शन बी। क्या एलिमिनेट मैम किया, प्राइवेट रेमिटेंसेस तो करंट अकाउंट बिल्कुल में है। बिल्कुल, प्राइवेट रेमिटेंसेस कहाँ पे जाएंगे, करंट में। इसको एलिमिनेट कर दिया तो आपका आ गया 1 2 4, ठीक है, ये हो गया आंसर।
एकदम फोकस के साथ क्वेश्चन करना है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे Yes, लेकिन ma'am. होना नहीं है। ठीक है, बस इतना ही हमारा आज का सेशन था। आई गेस समझ आया होगा ये। Yes, ma'am. अच्छे से आया।